हेलो बच्चों, जय हिंद, जय श्री कृष्णा। गुड इवनिंग साक्षी, हाउ आर यू? युवराज सिंह, क्या हाल चाल? राधे राधे भाई। अंजलि राय, आ जाओ जल्दी सब लोग। चलिए, आज अपन जो है पुराने चैप्टर को खत्म करके और वे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर देंगे। हम लोगों ने वैसे लिख भी दिया यहाँ पर, तरंग प्रकाशी की वे ऑप्टिक्स। पुराने पापों को धोया जाए, प्रयागराज में डुबकी लगाई जाए और उसके बाद तुरंत कुछ ही समय में हम लोग प्रस्थान करेंगे तरंग प्रकाशिकी की ओर। अच्छा बच्चों, मैं आपको बता दूं भाई, आप जो है नेक्स्ट टेस्ट जो होगा आपका, उसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैट फिर से पूरा आएगा। आपको इलेक्ट्रोस्टैट फिर से पूरा होगा। कल के लेक्चर के लिए कल नेक्स्ट मतलब, हाँ ठीक है, नेक्स्ट है ना, टाइम है उसमें, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल दूं कि आप जो है कल के लिए भी विशेष रूप से तैयार रखें, और कल ना भी तो नेक्स्ट संडे तक आपको इलेक्ट्रोस्टैट के पूरे फॉर्मूले वापस से रिवाइज होने चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैट और वेक्टर का कर लेना भी। इलेक्ट्रोस्टैट प्लस वेक्टर आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा नेक्स्ट संडे तक, क्योंकि मुझे उसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। मतलब मैं काम की बात बोलूं, टेस्ट में आए कि ना आए, टेस्ट में दे दूंगा, लेकिन नेक्स्ट संडे के बाद मुझे आपको इलेक्ट्रोस्टैट और वेक्टर के ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। आप लोग पूरा रिवीजन करके आइएगा, फॉर्मूले याद करके आइएगा, फॉर्मूले याद करके आइएगा, बेसिक वेक्टर के, वेक्टर एडिशन और इलेक्ट्रोस्टैट में गोले की वजह से क्षेत्र का फॉर्मूला क्या था, इसकी वजह से क्या था, ये सब बेसिक बात पढ़ के आना, ठीक है ना, ये काम आएगी अपने। चलिए ध्यान दे बच्चों। अच्छा, तरंग प्रकाशिकी में तरंग का कोई ज्ञान काम आएगा? मुझे पता है तरंग आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, जितना काम आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, जितना काम आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो आप टेंशन ना लें, ध्यान दें। नेक्स्ट अपन ध्यान दें। तो कल अपन ने कहां तक पढ़ लिया था? अच्छा, दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस देख लिया था अपन ने। एक को बोलते हैं मायोपिया, एक को हाइपरमेट्रोपिया। एक होती है बच्चों जिसको निकट और दूर, पास और दूर दोनों का न दिखे, उसे बोलते हैं प्रेस बायोपिया। थर्ड जो है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जो है थर्ड है, निकट और दृष्टि दोनों हो, जिसको निकट और दूर दृष्टि दोष दोनों हो, जिसको न निकट का ना दूर का अच्छा दिखे, दूर का भी अच्छा न दिखे, पास का भी अच्छा न दिखे, उसे बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। गुरुजी कल सिद्धू की प्रॉब्लम आ रही थी, मेरी भी आ रही है, ब्लैक दिख रहा है, आवाज भी नहीं आ रही, क्या करूं? यश राठौर, मेरा फोन कहाँ गया यार? एक मिनट भाई, यश राठौर आपका मैसेज भाई, जिन बच्चों को भी आ रहा है 2025 नीट ग्रुप, ये रहा। बच्चों मैं आपको फोटो भेज सकता हूं, ठीक है? मैंने भेज दिया। चलिए भाई चौधरी साहब, गुड इवनिंग, ठीक है, ध्यान दें, ध्यान दे बच्चों। सोचो, न पास का दिखता न दूर का दिखता, बढ़िया, फटाफट बताओ। निकट दृष्टि दोष क्या था? पास का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता। बच्चों बताओ, इसको दोनों है, निकट भी है और पास भी है। मुझे बताओ, निकट दृष्टि दोष में कहां का दिखता है? पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। इसका सॉल्यूशन क्या था?
इसका सॉल्यूशन था ये वाला लेंस, और दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता, इसको ये वाला सॉल्यूशन है, ये वाला लेंस है। दूर की वस्तु को देखने के लिए आंख झुका के देखते हो कि आंख उठा के देखते हो? वो रहा, मैं जो बोलता जाऊं बता देना। दूर की वस्तु को देखने के लिए आंख को झुका के देखते हो या वो रहा आंख को उठा के देखते हो? लेंस का कौन सा भाग काम आता है दूर की वस्तु को देखने के लिए, नीचे का कि ऊपर का? वो देखो अप्सरा, तो कैसे देखेगा? यूं देखेगा क्या? हाँ बहुत सुंदर है सर, बहुत सुंदर है। अरे ऊपर उठा के देखे, नजरें उठा के देखो, बिल्कुल नजरें उठा के, तो मतलब ऊपर का लेंस काम आएगा। अब इसको दोनों प्रॉब्लम है, तो देखो दोनों प्रॉब्लम थी, तो लेंस जो बनाया वो ऐसे बनाया कि उसका ऊपर का भाग तो ऐसा बनाया, और मैंने कहा कि जब अप्सरा पास आ गई तो बताओ पास की चीज को कैसे देखते हो? आंख झुका के ऐसे दिखाओगे या फिर थोड़ा आंख झुका के देखोगे? अप्सरा के सामान नीचे गिर गए, अप्सरा के हाथ में कॉपी पेन थी वो गिर गई, तो उसको कैसे देखेगा? पास की वस्तु को कैसे देखते हो? उठा के कि नजरें झुका के? नजरें झुका के देखते हैं। मतलब पास वाली चीज को देखने के लिए नजरें झुकानी पड़ेगी। पास इसका मतलब दूर दृष्टि दोष, इसमें दूर का दिखाई दे, पास का ना दिखाई दे, तो बताओ उसके लिए क्या अपन को ये वाला लेंस लगाना पड़ेगा, ये वाला लेंस। तो ये देखो दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन हो गया, यहां पर ये वाला लगा दिया, यहां पर ये वाला। लेंस का ऊपरी भाग जो है, ऊपरी भाग, उसके फोकस दूरी होगी -x के बराबर, और निचले भाग की फोकस होगी y/d/y - d। दोनों को मिक्स करके लेंस बनाते हैं। इस प्रकार का लेंस बनता है जिसमें ऊपर वाला भाग ऐसे किया ताकि दूर की चीज को देखने के लिए दिक्कत ना आए, नीचे वाला भाग ऐसे किया कि पास की चीज को देखने के लिए दिक्कत ना आए। आई होप आपको बात क्लियर हो गई है। दूर की चीज को देखने के लिए आंखें उठानी पड़ती है, पास की चीज को देखने के लिए आंखें नीचे वाले दर्पण, लेंस के नीचे वाले, चश्मे के नीचे वाले पार्ट से पास की चीज देखते हैं, चश्मे के ऊपर वाले पार्ट से दूर की चीज देखते हैं। क्या बात चमक गई तुम्हें? यहां से दूर का चीज देखते हैं और यहां से पास की चीज देखते हैं, इसलिए ऊपर वाला लेंस ये वाला है और नीचे वाला लेंस ये वाला है। चश्मा तो ऐसे दिखता है, ऐसा नहीं चश्मा ऐसे दिखेगा, ऐसा मत सोचना। कोई बालक ऐसा मत सोचना कि तो चश्मा ऐसा दिखता है क्या? अबे चश्मा नहीं दिखता, चश्मे का ऊपर का लेंस अवतल है, नीचे का उत्तल है, चश्मा तो ऐसे ही दिखेगा तुझे। आई होप तुझे बात क्लियर हो गई, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग समझते हो क्या हिंदी में? स्कैटरिंग समझते हो बच्चों? -5 पावर का। अबे सब सही है, जो तुझे लग रहा है सब सही है, जो तुझे लग रहा है वो सब सही है, टेंशन मत ले, ठीक है? चलिए, कभी कभी बिल्कुल सही बात है, सबका नंबर अलग अलग होता है बच्चों। आप प्रकीर्णन, बिल्कुल आप जो है दूसरे का चश्मा लोगे तो आंख दर्द करेगी। मेरा चश्मा हो सकता है कि पास की चीज देखने के लिए हो, और जिसका चश्मा मैंने लिया है वो दूर की चीज वाला चश्मा हो। दूसरे का चश्मा आप लोगे तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए खुद का चश्मा पहनना चाहिए। प्रकीर्णन क्या होता है ध्यान से समझे, ठीक है? दादी मामा का चश्मा लगाओगे, ज्यादा पावर का चश्मा है, ठीक है? ज्यादा पावर का चश्मा लोगे तो दिक्कत होगी। मतलब सीधी सी बात है, आपको अगर सही रहना है तो आपका अपने नंबर का चश्मा ही पहनना पड़ेगा, कि आपके समस्या के अनुसार वो बनाया गया है, ठीक है? बढ़िया। चलो, अंजलि राय ने कहा, चलो बच्चों थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। अंजलि ने कहा मुझे दूर का नहीं दिखता। बताओ अंजलि को कौन सा लेंस चाहिए? दूर का नहीं दिखता मतलब दूर का नहीं दिखता मतलब पास वाला तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता, पास वाला दिखता है।
मतलब इसे निकट दृष्टि दोष है। निकट वाला दिखता है, दूर वाला नहीं दिखता। और निकट दृष्टि दोष का सॉल्यूशन क्या है? अवतल लेंस। अंजलि अवतल लेंस लो। अंजलि ने बोला सर मुझे 10 मीटर तक तो दिखता है लेकिन 10 मीटर के बाद का नहीं दिखता। चलो बात करते हैं। मुझे 10 मीटर तक दिखता है, 10 मीटर के बाद का नहीं दिखता। मैं समझ जाऊंगा f बराबर -x -10 मीटर। तो p बराबर कितना होगा? 1/f बराबर 1/10। इसको -0.1 डायोप्टर का चश्मा लगेगा उस बालक को, अगर उसे 10 मीटर तक दिखता है तो। गुनगुन ने कहा कि मुझे भी नहीं दिखता, मुझे भी यही प्रॉब्लम है। तो तुमको ये लेंस चाहिए, ये लेंस चाहिए, ये तुम्हें चाहिए। चलो आप में से कोई मुझे अपने फोकस चश्मे का नंबर बताओ। जो पहला बच्चा टाइप करेगा उसी का मैं सॉल्यूशन करूंगा। चश्मे का नंबर बताओ कोई बच्चा जिसको याद है। मैक्सिमम लोगों को तो याद ही नहीं रहता। अबे जिसको चश्मे का नंबर -3, अनिकेत ने कहा -3। चलो ठीक है, अजीत का करेंगे -3। सेम कर दिया तुमने। इसने बोला -3, p बराबर है -3। एक बच्चे ने कहा सर मेरा p बराबर -3। प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलिए मैं समझ गया, p बराबर 1/f होता है। तो p बराबर 1/f होता है बराबर -3 1/f होता है। तो f बराबर कितना हो गया? माइनस का 1/3, ये मीटर में है, इंटू 100। इसका मतलब -33.3 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। f बराबर नेगेटिव है, इसका मतलब इसे निकट दृष्टि दोष है। निकट का तो दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। लेकिन जिसका -3 है उसका मतलब उसको बिना चश्मे के -33.3 सेंटीमीटर से आगे का दिखाई नहीं देता भैया। आपको D से लेकर 33.3 सेंटीमीटर ही दिखाई देता है बिना चश्मे के। 25 सेंटीमीटर से लेकर 33.3 ही दिखाई देता है आपको। आपको दूर का नहीं दिखाई देता बालक। जिसका भी ये था, कैलकुलेशन समझ में आ गई। P नेगेटिव था तो 1/f ले लिया, ये मीटर में था, डायोप्टर में था, इसलिए मैंने 1/f 1/3 था, उसको 100 से गुणा किया क्योंकि फोकस सेंटीमीटर में लेंगे अपन। तो ये सेंटीमीटर हो गया। और नेगेटिव वाले का फॉर्मूला f बराबर -x होता है। f बराबर -x होता है। तो आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। चलो बच्चों, जो आपको नीट में सिलेबस में था वो सब बातें कर ली। अब आप क्या है कि टाइम पास कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते अपन। ये सब बातें कर ली अपन ने, ठीक है। ज्यादा देखो, तुम टाइम अगर खराब करोगे तो फिर आगे बहुत सारा सिलेबस बाकी है। तो मैं चाहता हूं आप लोग सीरियस हो जाएं बच्चों। आप लोग सीरियस हो जाओ। जब बोले बताओ तो बताओ, जब कहें सीरियस तो सीरियस, ठीक है। प्रकरण क्या होता है? प्रकरण टाइम पास चीज है, देखो ध्यान से। अच्छा, ये आपको पढ़ना है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, प्रकीर्णन से थ्योरी से कोई क्वेश्चन नहीं आते। आपको ज्ञान चाहिए, आप किसी भी बुक को उठा के प्रकीर्णन पढ़ना। मैं जो बोल रहा हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या है। बच्चों, लाइट प्रकाश जो है वो जब किसी, मान लो ये डस्ट पार्टिकल है, ये किसी डस्ट पार्टिकल पर जब पड़ता है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य मान लो लैम्डा है। हमने बोला कि डस्ट पार्टिकल का जो साइज है, इसका साइज जो है वो a है, और a इस प्रकार है कि a लगभग लैम्डा के बराबर है। जब ठीक है, साइज वैसे जरूरी नहीं है, छोटा कम चलता है। डस्ट पार्टिकल है, छोड़ो, डस्ट पार्टिकल है। तो होता क्या है, जब डस्ट पार्टिकल से प्रकाश टकराता है तो बच्चों डस्ट पार्टिकल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये डस्ट पार्टिकल के, भाई पार्टिकल किस चीज से बना होगा, उसके इलेक्ट्रॉन इस प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब खींच लेते हैं। एब्जॉर्ब कर लिया उसने, अवशोषित कर लिया। अवशोषित करने के बाद जब इस पदार्थ के, सोच, मान लो इस पदार्थ का यह है इलेक्ट्रॉन, इसने ऊर्जा को अवशोषित किया, ऊर्जा मिली इसे। बच्चों, ऊर्जा अवशोषित अगर कोई चीज करती है तो बताओ क्या होगा? वो वहीं रहेगा कि ऊपर जाएगा उत्तेजित अवस्था में? उत्तेजित अवस्था में जाएगा। मान लो इसमें बहुत सारी अवस्थाएं थी, ये उत्तेजित अवस्था में चला गया यहां पर। मुझे बताओ उत्तेजित अवस्था में क्यों गया? क्योंकि सर ऊर्जा मिली, ऊर्जा खाई इसने ऊर्जा खा ली। उत्तेजित अवस्था में जाने के बाद वही रहेगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा।
और ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से जब नीचे आता है तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से जब नीचे आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और उत्सर्जन करता है तो ये अलग अलग विकिरणें निकलती है। मतलब जो प्रकाश था, उसका जो प्रकाश था उसमें उसको इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद ऊपर चला गया। ऊपर चलने के बाद जब इलेक्ट्रॉन नीचे आया तो उस प्रकाश को उसने फैला दिया। प्रकाश 7 कलर से बना था, उसने 7 कलर में विभक्त कर दिया। इसलिए इससे टकराने के बाद जब प्रकाश बाहर निकलेगा वो अलग अलग कलर का मिलता है। इसे बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसे बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसे टकराने के बाद जब प्रकाश बाहर आएगा तो कोई वॉयलेट होगा, कोई येलो होगा, कोई क्या होगा, कोई क्या होगा। इस प्रकार से सब अलग अलग कलर के बाहर निकलेंगे। इसे बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बात चमक गई तुम्हें? इसे बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ब्लू कलर का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। ब्लू कलर का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। ब्लू कलर का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए आकाश हमें ब्लू दिखाई देता है। ब्लू कलर का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए आकाश हमें ब्लू दिखाई देता है। रेड कलर का प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए रेड ज्यादा फैलता नहीं है। इसलिए सिग्नल जो बनाए जाते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। सिग्नल रेड कलर के बनाए जाते हैं ताकि वो फैले नहीं, सीधे आंख सीधे दूर तक निश्चित है, वो आंख बिल्कुल पकड़ ले उसको, कलर को। तो प्रकीर्णन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लाइट आती है, डस्ट पार्टिकल उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करके ये पहुंच जाएगा उत्तेजित अवस्था में। उत्तेजित अवस्था में जब नीचे आएगा तो ऊर्जा को रेडिएट करेगा। इट रेडिएट्स द एनर्जी, अपनी ऊर्जा को रेडिएट करेगा, छोड़ेगा। भाई ऊपर से नीचे आता है तो ऊर्जा को त्यागता है। तो जब ये रेडिएट करेगा तो अलग अलग हर कलर के संबंध ऊर्जा निकलेगी बाहर। तो हर कलर, तो ये जो व्हाइट लाइट आई थी ये 7 कलर में विभक्त हो जाएगी। हर कलर को अलग अलग निकालेगा ये। ठीक है, चलिए। तो देखा गया कि ब्लू कलर का रेडिएशन सबसे ज्यादा होता है, ये सबसे ज्यादा फैलता है। सबसे ज्यादा फैलता है तो आकाश को दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, चलिए। तो ये वाली बात है, रेड कम, ये ज्यादा। ठीक है, चलिए। और भी कारण है इसके, है ना, लैम्डा पे डिपेंड करता है, ये वो और भी इसमें 1-2 बातें हैं, लेकिन ठीक है उतनी अपन नहीं करना चाहते। सिंपल जो आपकी बुक्स में लिखा होता है वो सब यही होता है ना। ये इतना भी नहीं होता है, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको ओरिजिनल बताया। बुक में क्या होता है, प्रकाश आया, कण से मिला, फैल गया, इसे बोलते हैं प्रकीर्णन, और ये सफिशियंट है ना। मैं साइंटिस्ट नहीं बनना। प्रकाश आया, कण से टकराया और फैल गया तो क्या बोलेंगे, प्रकीर्णन हो गया, है ना। सीधी सी बात है, हम भी टकराएंगे दीवार से तो हम फैल जाएंगे। मैं स्पीड से गया, दीवार से टकराया, मैं फैल जाऊंगा, अरे हाथ पे टूट जाएंगे मेरे, बताओ। सिंपल सी बात, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं। चलिए, आपको एक्सप्लेन और पढ़ना है, अब किसी भी बुक से पढ़ सकते हो उसको, डिटेल में आपको ज्ञान लेने की इच्छा है तो। उसे फिजिक्स इतनी सी थी बस वो फैलता क्यों है, इसका कारण कोई नहीं बताता, बस वो मैंने आपको बता दिया। ऊर्जा ग्रहण करता है, उत्तेजित अवस्था में जाता है, नीचे आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। वो ऊर्जा का उत्सर्जन करते वक्त अलग अलग कलर में बढ़ जाता है। बढ़िया। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक, रैम्बो, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, मुझे बताओ रैम्बो कब दिखाई देता है? रात को। रैम्बो कब दिखाई देता है? जीवन में तुमने इंद्रधनुष देखा है कि पहले बताओ? रात को दिखता है ना रैम्बो? रात को दिखता है ना? नहीं सर, मानसून में दिखता है, दिन में दिखता है, बहुत बढ़िया। अबे मॉर्निंग में दिखता है गधे। अबे रेन, बरसात में दिखता है, बारिश में दिखता है। बारिश में हमेशा दिखता है कि जब सूरज निकलता तब दिखता है। बारिश में भी हमेशा नहीं दिखता, सूरज निकले तब दिखता है। तो सूरज की तरफ दिख के मान लो सूरज इधर निकल रहा है, मान लो सूरज यहां है, ये बरसात का मौसम है। बरसात का मतलब अभी जस्ट बारिश हुई है, अभी वातावरण में नमी है, पानी की बूंदें हैं, क्लाउडी वातावरण है, सन इधर है, तो मैं सन की तरफ देखूं तो रेनबो दिखेगा, या विपरीत मेरे पीछे सन हो और मैं आगे देखूं तो रेनबो दिखेगा? मेरे पीछे सन हो, मैं आगे देखूं तब रेनबो दिखता है, सन की तरफ नहीं। सन मेरे पीछे है। अब वातावरण बरसात का है, आसपास का जो हवा है उसमें नमी है,
पानी की छोटी छोटी बूंदे तैर रही है, पीछे सन है, सन चमक रहा है, तो सामने रेनबो दिखने की गुंजाइश है। ऐसा नहीं कि 100% दिखेगा, हाँ चांस है दिखेगा। एक मूवी थी यार शाहिद कपूर की, मैं नाम नहीं भूल रहा हूं, रेनबो कभी जीवन में देखना हो, उस मूवी के लास्ट के 2 मिनट देख लेना। उस मूवी में धड़ 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 7-8 रेनबो दिखते हैं। दिल मांगे मोर, यस। मूवी मत देखना गधों, मैं आपको बस रेनबो देखने के लिए बता रहा हूं कि भाई रेनबो देखना है, दिल मांगे मोर मूवी का लास्ट 2 मिनट देख लेना। उसमें लास्ट में धड़ 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 ऐसे कोई जगह है इंडिया में, वहां रेनबो दिखाई देते हैं। वहां क्योंकि मानसून का ही समय रहता है 24 घंटे, मतलब 365 दिन, तो वहां ऐसा दिखता है। ठीक है, बर्फ पहाड़ों में दिखता है ऐसे, रियल में भी देखें बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छी बात है। चलो अब देखो, रेनबो से अपन को कोई मतलब नहीं है, दिल मांगे मोर की फोर मुझे कोई मतलब नहीं है। रेनबो बच्चों दो, हमें नीट में क्या आएगा वो पढ़ लो। 2 रेनबो दिखाई, 2 होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक रेनबो। बच्चों एक होता है प्राथमिक, फर्स्ट होता है प्राथमिक, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी रेनबो। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मान लो ये प्रकाश आया, व्हाइट लाइट आई, ये व्हाइट लाइट आई। व्हाइट लाइट बच्चों अगर आई है तो हमें पता है रेड थोड़ा घूमेगी, तो मान लो रेड कलर इधर गया। सबसे ज्यादा कौन घूमता है, वॉयलेट, उसका सबसे ज्यादा घूमता है वॉयलेट। सबसे ज्यादा विस्थापन किसका होता है, वॉयलेट का होता है। ठीक है भैया, ये दोनों का है। यहां आने के बाद बच्चों, यहां आने के बाद ये अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, अगर हो जाए पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, अगर हो जाए तो क्या होगा, तो बच्चों अरे होता है, बहुत बार हो जाता है। तो ये इधर आया और यहां से ये इधर चला गया। मान लो ये वॉयलेट वाला इधर आया और इधर चला गया, तो इसे बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। ये क्या थी सर, ये भैया पानी की बूंद, H2O की बूंद। भैया ये बरसात का मौसम है, बरसात में, तो यहां पर TIR हुआ, इसलिए पानी की जो बुलबुला था, बूंद था, ये चमकना स्टार्ट किया, है ना। बारिश हो चुकी है, अभी बारिश में थोड़ी दिखेगा, बारिश हो चुकी है, बारिश रुक गई, लेकिन वातावरण में अभी पानी पानी है, डस्ट पार्टिकल, उसमें पानी की बूंद है, वातावरण में बिल्कुल खुश्क नहीं हुई, नमी है वातावरण में, बारिश नहीं आ रही लेकिन नमी है। तो जो पानी की बूंद कोई ना कोई हवा में लटक रही है, तैर रही है, उसमें सूर्य की किरण जब जाती है तो TIR होता है, इसलिए वो बूंद चमकती है। ऐसे 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, बहुत सारी बूंदें मिलकर रेनबो बनाती है, ऐसी है। इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक अच्छा, इसे बोलते हैं प्राइमरी रेनबो, जब एक बार TIR हो। प्राइमरी रेनबो में क्या खास बात है, प्राइमरी रेनबो इसमें TIR एक बार होता है, एक बार TIR, इसे बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। ये कोण आपको रटना नहीं है, ये 42 डिग्री होता है और ये 40 डिग्री होता है हमारे NCERT के अकॉर्डिंग, हमें रटना नहीं है। हमें पूछेगा तो एक चीज पूछेगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में TIR कितने बार होते हैं, आंसर है 1 बार, खत्म। दूसरा देखना बच्चों, सेकंड, द्वितीयक रेनबो, सेकेंडरी इंद्रधनुष। मान लो ये पानी की बूंद थी, H2O की बूंद है, ये कोई कलर गया, व्हाइट लाइट गई, ये लाइट प्रकाश, हमें पता है क्या होगा, रेड कम झुकेगा और वॉयलेट ज्यादा विस्थापित होगा, ज्यादा डिस्प्लेस होगा। यहां से किस्मत इनकी अच्छी थी कि यहां से क्या हो जाए, TIR हो जाए, TIR हो जाए 1, पहली बार TIR हो गया भैया, TIR हो गया, TIR हो गया तो भाई साहब ये जाएगा ऐसे और ये जाएगा ऐसे। इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि यहां भी TIR हो गया, यहां भी TIR हो गया 2 बार,
2 बार TIR, 2 बार TIR हुआ तो भाई साहब ये फिर से लौट के आएगा, ये फिर से लौट के आएगा और ये फिर से लौट के आएगा। मान लो लौट के आते वक्त ये बाहर निकल गया तो भैया 2 बार TIR हुआ। ये डेटा है 52 डिग्री और 50 डिग्री, आपको रटना बिल्कुल नहीं है, मुझे बस याद हो गया इसलिए लिख रहा हूं मैं। 2 बार TIR होता है, इसमें और चमकीला और बढ़िया मस्त बनता है, जिसे बोलते हैं सेकेंडरी रैम्बो खत्म। आप जानते हो रैम्बो, अब कोण वोण सेटिंग जरूरी है हो, अगर हो जाए तो रैम्बो बनेगा, नहीं हो तो नहीं बनेगा। ठीक है, बढ़िया। तो जरूरी नहीं कि सब में हो। क्या आसमान की हर, एस के राम कैसा मूर्ख आदमी है तू, क्या आसमान की हर बूंद में ऐसा होता है? मैंने कब कहा ऐसा होता है? अगर हो तो कोई आवश्यकता नहीं है हो, है ना। इसलिए आप देखो हर बार नहीं दिखाई देगा आपको, आपको हो सकता है 5 साल में एक बार दिखाई दे, हो सकता है अच्छी किस्मत हो तो हर महीने दिखाई दे, बरसात में। किस्मत पे डिपेंड करता है। हो जाएगा TIR तो अच्छी बात, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब बूंद के अंदर थोड़ी जाएगा तू, वही TIR कर, बूंद है बच्चा थोड़ी है, तू बोलेगा जब भी करेगा। अब यार बूंद है यार, ठीक है। चलिए, तो यहां पर TIR 2 बार ही हुआ है। एक बार यहां पे आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहां पे TIR नहीं हुआ, ये तो अपवर्तन है, बाहर निकल गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब अंदर ही रहे, बाहर न जाए। देखो यहां से वापस लौट गया, ये वापस लौट गया, 2 बार हुआ है। अभी तुम परावर्तन अपवर्तन ही भूल गए। मुझे लगता है यार तुम कुछ बच्चे तो क्या ही पढ़ते हैं यार, उनको परावर्तन अपवर्तन का अंतर समझ में नहीं आता इतना धीरे धीरे पढ़ाने के बावजूद। ये परावर्तन है कि अपवर्तन है? गया लौट के आ गया, क्या ये परावर्तन है? ये क्या है? अपवर्तन है। इधर से अंदर, इधर बाहर आ गया तो अपवर्तन है। TIR तो यहां हुआ है, ठीक है। चलिए, हाँ 20-25 बार हो तो मजा आ जाएगा, सही बात है, ठीक है। चलिए, तो ये भैया प्राथमिक और द्वितीय इंद्र धनुष चाहिए तो नोट्स में 2 बात लिख देना। चल लिख लो, प्राथमिक इंद्रधनुष में TIR 1 बार होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष में TIR 2 बार होता है, खत्म। चलिए मस्त रहे। अब स्टार्ट करो वेव ऑप्टिक्स। चलो बच्चे ध्यान दो, वेव ऑप्टिक्स में वेव के कंसेप्ट आएंगे, वेव ऑप्टिक्स में वेव के कंसेप्ट आएंगे, और वेव ऑप्टिक्स मुझे ही पढ़ाना है तो मैं आपको वेव भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा। मुझे मजबूरी है, मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रो पढ़ाया था तो मुझे ग्रेविटेशन भी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई और आएगा, रवि सर आएंगे, कोई और आएगा तो तुम उनके प्राण निकाल दोगे, सर हमें तो नहीं आता ही। अब वो सोचेंगे यार साहिल सर ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ा दूं। तो जो 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 मान लो 8 लेक्चर का है या 7 लेक्चर का है, वो तुम उसको 15 में पहुंचा दोगे, ठीक है। इसीलिए आपको ग्रेविटेशन में पढ़ाऊंगा, इसके बाद अपन ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन इलेक्ट्रो जैसा ही है, इसलिए मैंने आपको बोला इलेक्ट्रो का रिवीजन स्टार्ट कर दो। मैंने पढ़ाया है तो तुम मुझे फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि ये नहीं आता, है ना। इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि जल्दी खत्म हो जाए, है ना। उसमें बिल्कुल तुम्हारी जबरदस्ती ना चले। ये तो हमने देखा है बच्चे जबरदस्ती, हाँ सर ये तो पता ही नहीं सर, पुराने सर टीचर ने, हाँ मजे लेते हो तुम टीचर की, पढ़ लेना नहीं तो पिटोगे, ठीक है। चलिए ठीक है। सेकंड, तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी में वेव पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो कुछ कुछ बेसिक वेव अपन देखेंगे बच्चों, कुछ कुछ बेसिक वेव देखेंगे, और देखते हैं कितना मैं बताता हूँ, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। तो एटलीस्ट मैं आपको ग्रेविटेशन तो पढ़ाऊंगा, हो सकता है वेव भी पढ़ाना पड़े, क्योंकि मैं वेव आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि एक ही चीज को 2 टीचर 2-3 बार पढ़ाए। जो चीज मेरे आ रही है वो तो मैं एटलीस्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद देखेंगे जो भी कहेंगे ये लोग, ठीक है। जो भी रहेगा, मुझे कोई वो नहीं है ज्यादा, ठीक है। अभी हम खुद प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो, ताकि आप लोग फिर और आगे पढ़ो,
ठीक है, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो। तो अपन ने वेव ऑप्टिक्स, ध्यान दो बच्चों, तरंग क्या होती है, वेव क्या होती है, अब ध्यान से समझो। आप समझो कि वेव भी मुझे पढ़ाना है तो ध्यान देना। ठीक है, मैं एक बार यहां बता दूंगा तो वेव में समझना कि सर फिर से वापस बताएंगे पूरी कहानी, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं वेव ऑप्टिक्स को बच्चों ध्यान से पढ़ना। हालांकि मैं वेव के फंडे कम से कम यूज करूंगा, यहां पर वेव के फंडे कम से कम यूज करूंगा। समझो आप तो कि वेव भी मुझे पढ़ानी है, तो आप ऐसे माइंड लेके चल लो कि यार सर ने अगर बता दिया तो फिर सर वहां पूछेंगे कि बताया तो था, फिर आप ये नहीं बोल सकते कि सर वो तो नहीं बताया, ऐसा मत सोचना। वेव ग्रेविटेशन आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बाद ग्रेविटेशन लेंगे, उसके बाद एसएचएम वेव वो आ जाएगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपकी क्या बचेगी, आपकी थर्मल फिजिक्स बचेगी बच्चों, थर्मल बचेगा और आपका फ्लूइड बचेगा। ठीक है, वो फिर बाद में डिसाइड होगा क्या होगा। ठीक है, थर्मल बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे चैप्टर है, फ्लूइड में भी बहुत सारे हैं। और कुछ बचा है क्या, कुछ बताओ, जानना चाहोगे आप, मतलब बताना चाहोगे? अगर मैंने वेव एसएचएम करा दिया, ग्रेविटेशन करा दिया, तो उधर रोटेशन तक तो सर ने पढ़ा दिया, थर्मल फिजिक्स पूरी हो जाएगी। ऐसे सब थर्मल में सब आ गया, केटीजी सब आ गया, और फ्लूइड मैकेनिक्स, मात्रक और मापन, क्यों सरफेस टेंशन इसमें आ गया। यूनिट मेजरमेंट नहीं पढ़ाया गया यार सर ने, यूनिट एंड मेजरमेंट नहीं पढ़ाया गया, यूनिट मेजरमेंट, चलो ठीक है, उसको भी फिर बोलना पड़ेगा मुझे, यूनिट मेजरमेंट। और बोलो कुछ, यूनिट मेजरमेंट, ठीक है ठीक है, मैंने लिख दिया। और बोलो कुछ, ठीक है चलेगा। तो चलो पहले अपन वेव खत्म, वेव ये थर्म एसएचएम वेव खत्म करते हैं, और उसके बाद थर्मल फ्लूइड और ये इसका जो भी चलेगा वो आपका चलेगा। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए हम बच्चों स्टार्ट करते हैं। थोड़े सीरियस रहिएगा, सीरियस रहिएगा, क्योंकि अब क्या है कि अब आप कितना साथ में कोऑपरेट करोगे इस पर डिपेंड करता है आगे क्या कहानी चलेगी। चलो बच्चे ध्यान से देखो, वेव्स क्या होता है। वेव्स का मतलब है तरंगे। देखो ध्यान से, तरंग की बात स्टार्ट होती है बच्चों ऊर्जा से। ध्यान से समझना है स्टोरी के रूप में। मेरे पास ऊर्जा थी, मेरे पास क्या थी, ऊर्जा। ऊर्जा जो मेरे पास थी, अब ऊर्जा जो है वो ठीक है तो सही, मुझे ऊर्जा का स्थानांतरण करना है। मतलब देखो मैं कहानी कहां से उठा रहा हूं, मेरे पास ऊर्जा है, ऊर्जा कैसे बह सकती है, हो सकता है मैंने आग जलाई हो तो ऊर्जा मिली मुझे, आग से ऊर्जा मिली यार, तो ऊर्जा किसी भी मिल सकती है। अब ऊर्जा को एक से, अच्छा मैंने बोला हेलो, ये अब मैंने आवाज निकाली, ऊर्जा निकाली, ध्वनि ऊर्जा है यार। ऊर्जा प्राप्त करने के बहुत तरीके हैं। हेलो, ये लो मैंने बोल दिया, ऊर्जा निकली, ठीक है ना। आग जलाई, मैंने ऊर्जा निकली। तो मेरे पास ऊर्जा थी, किसी भी तरह हो, क्या हो कैसे हो मुझसे मतलब नहीं, बस ऊर्जा है। अब समझ, ऊर्जा को स्थानांतरण करने के तरीके ढूंढे जा रहे थे कि भैया ऊर्जा मिल तो गई, पैदा तो हो गई, इसको लेके कैसे जाया जाए। जैसे सोचो तो बाहुबली में लास्ट में देवसेना का बेटा वो आ गया, अब समस्या है कि बच्चे को बचाया कैसे जाए, लेके कैसे जाए। देवसेना ने सोचा मैं लेके जाऊं, या फिर वो दादी अम्मा महिष्मती साम्राज्य की कौन थी वो, जो भी थी, है ना, वो लेके जाए। तो ऊर्जा का स्थानांतरण करने के तरीके ढूंढे जा रहे थे। तो लोगों ने कहा ऊर्जा स्थानांतरण के दो तरीके हैं, एक तो पार्टिकल मेथड और एक है वेव मेथड। तो कहानी यहां से स्टार्ट करते हैं हम। वेव शब्द कहां से क्या आया उसकी हम चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनो। ऊर्जा स्थानांतरण के दो तरीके हैं,
फर्स्ट पार्टिकल मेथड मेथड को हिंदी में कुछ स्पेशल वर्ड है क्या आपके पास? हाँ, राजमाता शिवगामी, ठीक है, बैकलॉग्स। मेथड को हिंदी में कोई विशेष वर्ड यूज करते हो क्या? जैसे अपन सिंपल लैंग्वेज में तो तरीका बोलते हैं, कणीय तरीका। मेथड के लिए कोई हिंदी वर्ड? विधि। ओके ओके ओके, विधि, गुड, विधि, ठीक है। तो मैंने लिखा कण विधि, कण वाली विधि या कणीय विधि बोल सकते हैं। पार्टिकल मेथड हिंदी में लिख दी, इंग्लिश में लिख दिया मैंने, कणीय विधि। इसमें क्या होता है? और सेकंड है वेव मेथड। ये देखो वेव वर्ड आ गया यहां पे, वेव मेथड, तरंग विधि, तरंग विधि। सर ये पार्टिकल मेथड क्या होता है? ध्यान से सोचो। मान लो ये है ऊर्जा, मैं चिल्लाया हेलो, ये ऊर्जा है। सोच, कई बार क्या होता है कि कण स्वयं इस ऊर्जा को लेकर आगे बढ़े। जब ऊर्जा जिसको स्थानांतरित करना है, जब कण स्वयं उस ऊर्जा को लेकर आगे बढ़े, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फेमस एग्जांपल तो बंदूक की गोली। अगर मैंने बंदूक से गोली निकाली, ये बंदूक थी मेरे पास, ये गोली मैंने निकाली, बताओ क्या गोली खुद जाके दुश्मन के सीने में लगती है? हाँ बिल्कुल जाती है सर, ये गोली खुद जाके दुश्मन के सीने में लगती है। मतलब इस गोली की जो ऊर्जा थी, जो गोली लगाने पर हमने ऊर्जा यहां पे जनरेट करी, वो ऊर्जा गोली खुद आगे लेकर गई और दुश्मन के पेट में डाल दी। तो पॉइंट ये हुआ, कणीय विधि का मतलब है जब कण स्वयं ऊर्जा लेकर आगे जाए। जब कण स्वयं ऊर्जा लेकर आगे जाए, कण स्वयं जाए आगे। एग्जाम्पल गोली, गोली मतलब बुलेट, बंदूक की गोली स्वयं चलती है। तो ये तो तरीका हो गया, समझ में आ गया सर, ये तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, बढ़िया, ठीक है। वेव मेथड क्या है? साहिल सर ने बोला हेलो, तुम्हें सुनाई दिया, या सोच मेरे सामने कोई बालक है, उसको सुनाई दिया हेलो, बता मैं क्या इस हेलो को पकड़ के ले गया था क्या उसके कान में, ले तेरे कान में ठूस दूं मैं। वो बच्चा परेशान हो, उसके कान में ठूस रहे हैं, वीडियो वायरल हो गया, उसके कान में ठूसे जा रहे हैं सर, बिल्कुल टक 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 आवाज। अबे ऐसा नहीं किया। या फिर साहिल सर ने बोला हेलो, यहां के जो हवा के कण हैं, ये कण सारे के सारे भूत बन के आए, उसके कान में गए, ऐसा नहीं हुआ। साहिल सर ने हेलो बोला और उसको हेलो सुनाई दे गया। मतलब यहां के, मुझे पता है वातावरण में कोई तो कण है, धूल के कण या जो भी कण वातावरण में कण है, ये कण खुद तो वहां नहीं गए, क्योंकि अगर जाते तो देख फिर तो क्या होता, तो मुझे कुछ चलता हुआ दिखाई देता, फिर तो तुम जहां भी फूंक मारते वहां पे कुछ चलता हुआ दिखाई देता। कण बोल रहे हैं हम जा रहे हैं आ रहे हैं, फिर किसी ने बोला, कण बोल रहे रुक 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 मैं आ रहा हूं, फिर कण जा रहे हैं। भाई साहब क्या भूत जैसी दुनिया होती? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये तो मुझे समझ में आ गया, ये आवाज, ये ऊर्जा वहां तक स्वयं कोई कण लाके ले जाके नहीं पहुंचाया। सर कैसे पहुंची है? तो जब ऊर्जा का स्थानांतरण हो इस प्रकार कि मैटर यानी कि माध्यम के पदार्थ का स्थानांतरण हुए बिना ही ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाए। फिर सुनो, जब माध्यम में जो भी पदार्थ है, माध्यम के पदार्थ का स्थानांतरण हुए बगैर ही केवल ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए, इस मेथड को, इस तरीके को बोलते हैं वेव। वेव कुछ है नहीं कि ये वेव है, बुलेट तो दिखती है कि बुलेट है, वेव ऐसे नहीं कि दिखती हो वेव कितनी अच्छी है, मोटी हो गई, पतली हो, अबे वेव के लिए ऐसे नहीं बोल सकते। वेव कोई चीज नहीं इस तरह की कि देखो कैसी सुंदर वेव है, आय हाय वेव, ओए हाय वेव, अब ऐसा नहीं बोलते हम। बुलेट को तो तुम देख के बोलते बुलेट, ओए कितनी अच्छी बुलेट है भैया, ओ मेरी बुलेट, ओए कुछ,
बुलेट को देख के बोल सकते हो, वेव को नहीं देख सकते आप, क्योंकि वेव क्या है, वेव कोई चीज नहीं है, जेब में पकड़ ली सर 4 वेव ले लो सर, कचोरी दे दो, ऐसा नहीं है। वेव मेथड है, ऊर्जा स्थानांतरण का वो तरीका जिसमें माध्यम के पदार्थ का स्थानांतरण हुए बगैर केवल ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाए। मैं लिखता हूं पहले, वह तरीका जिसमें माध्यम के कणों का स्थानांतरण नहीं होता परंतु ऊर्जा आगे बढ़ जाती है। ऊर्जा आगे बढ़ जाती है, उसे वेव कहते हैं, उसे वेव कहते हैं, तरंग कहते हैं उसे। अब इतना से इंग्लिश तो चलेगी ना, तरंग को बार बार तरंग नहीं बोलूंगा मैं, उसे वेव कहते हैं। सर उदाहरण दे दो एक, चलो उदाहरण देता हूं मैं। सोच, मान लो लकड़ी के इस तरह के फंटे रखे हुए थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक लकड़ी के। तुमने हो सकता है वो फिर हेरा फेरी मूवी देखी हो, फिर हेरा फेरी मूवी देखी हो, लकड़ी के फंटे रखे हैं भैया, और इसके पीछे कौन छुपा है, कौन छुपा है, शिवम गिरी, शिवम यहां पे छुपा हुआ है। अब मैं इतनी बढ़िया चीज बता रहा हूं और तुम फिर भी अगर कमेंट करने में टाइम पास करो, लिखो, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है फिर वो, ठीक है। चलिए, मैंने अभी थोड़ी ना कुछ सब ज्ञान दे दिया एक पेज में ही, तो तुम क्वेश्चन ही करने लग रहे हो। जो बोल रहा हूं उसको समझो। वेव की बहुत सारी बातें तो हम वेव में ही करेंगे, यहां तो उतनी बात करें जिससे मेरा काम हो जाए। वेव में हजारों बातें तो वेव चैप्टर में करेंगे। अब उसके बाद भी तुम फालतू के अगर लिखते रहो तो तुम्हारी प्रॉब्लम। मैं तो कुछ नहीं देखने वाला कमेंट, क्योंकि अब सिलेबस नहीं होगा देखो तुम्हारा। अगर मैं तुम्हारे कमेंट फालतू के देखने लग गया तो तुम्हारा सिलेबस मार्च अप्रैल में जाके होगा, इसलिए मैं नहीं देखूंगा। मान लो मैंने यहां पर धक्का दिया एक प्लैंक के, तो ये इस पे गिरा, 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 ये इस पे गिरा और ये इस पे गिरा। बताओ, मैंने धक्का तो इसको दिया था, लेकिन लगी किसके, शिवम के। लगी किसके, शिवम के। तो मेरा धक्का, लकड़ी भी अपनी जगह पे रही लेकिन धक्का आगे पहुंच गया, इसे बोलते हैं वेव। ये वेव है, ये देखो वेव, ये वेव आगे चल गई। पदार्थ वही रहा लेकिन ऊर्जा आगे चली गई। बताओ क्या समझ में आ गया। ये एस वाई सर है, एस वाई सर यहां पे है, इनको मानना था शिवम को। देखो क्या तरीका दिया, क्या तरीका था कि मैंने पदार्थ, सब पार्टिकल, ऐसा नहीं कि मैंने इसको बाहुबली की तरह इसको उठा के मारा हो, सब पलांग टूट गए, ऐसा नहीं हुआ। बस केवल धड़ 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 धड़। जल्दी बोल दो समझ में आ गई हो तो, थोड़ा एक्टिव रहो। जब मैं बोलूं आगे तुरंत तुरंत थम दे दो, 2-4 बच्चे, सबकी जरूरत नहीं है। आगे वेव समझ में, वेव समझ में आनी चाहिए। वेव तो फिर बहुत डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे। चलो ठीक है सर, वेव समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया सर, मुझे समझ में आ गया। वेव एक मेथड को बोलते हैं, तरीका है वेव, ठीक है बिल्कुल। अब वेव में ये तो समझ में आ गया कि सर माध्यम के कण अपनी जगह पे रहते हैं, ऊर्जा स्थानांतरण, बस केवल ऊर्जा हम बोल सकते हैं, परंतु संवेग या ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है। संवेग आगे बढ़ जाती है, ऊर्जा आगे बढ़ जाती है। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आप जानते हो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। कैसे पी स्क्वायर बाई 2m भी बोलते हो। पी का मतलब संवेग होता है, तो मैं बोल रहा हूं ऊर्जा आगे बढ़ रही है मतलब संवेग आगे बढ़ गया, इसलिए हम थोड़ा ऐसा बोल देते हैं, ठीक है ना। ये वाला क्यों बोला मैंने संवेग, तो समझ में आ गया आपको। पी स्क्वायर बाई 2m, पी संवेग होता है। बहुत बढ़िया। कैसे होता है ये स्थानांतरण, कैसे होता है वेव में माध्यम के कण अपनी जगह पर रहकर स्थानांतरण करते हैं ऊर्जा का। कैसे करते हैं, अब इस कैसे को समझते हैं। ऊर्जा
स्थानांतरण दो प्रकार से होता है वेव में, अतः हम कहेंगे दो प्रकार की वेव्स है। दो प्रकार की वेव्स है। दो प्रकार की वेव्स है। ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से होता है। अच्छा सर, कौन कौन सा होता है? पहला लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंगे। और दूसरी कौन सी होती है सर? दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे। बहुत ही बढ़िया सर, ठीक है। चलिए, अब लॉन्गिट्यूडनल और अनुदैर्घ्य। विदिशा ने कहा मेरा फोन खराब हो गया है, तो भाई विदिशा को कोई फोन दे दो भाई। विदिशा, मैं अपना फोन भेज देता हूं तुम्हें यार। विदिशा, विदिशा तेरा फोन खराब हो गया बेटा, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, ये ले मेरा फोन ले। कहां गई विदिशा? विदिशा फोन ले लो मेरा जल्दी। विदिशा फोन ले लो, फोन ले लो, फोन ले लो, मेरा फोन ले लो, पकड़ो जल्दी। अरे ले नहीं रही यार विदिशा, कैसी लड़की यार, बोल रही है फोन खराब हो गया मेरा। ठीक है, जो और कोई ले लो भाई, अपना फोन दे दो भाई विदिशा को, ठीक है। चलो ठीक, मेरा नहीं ले रही हूं। ट्रांसवर्स, अच्छा लॉन्गिट्यूडनल। सर ये क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव? चलो चलो बच्चों फटाफट सब ध्यान से देखना। अब वेव ऊर्जा संचरण का तरीका है। चलो मैं ऊर्जा को दिखा रहा हूं कि मान लो ऊर्जा संचरण हो रही है ऐसे। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि लाइट रे क्या होती है, तरंग रे क्या होती है, प्रकाश की जो किरणें होती है वो क्या होती है? ऊर्जा ही तो है। रे मतलब क्या है? ऊर्जा। ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा है, और ये ऊर्जा किधर जा रही है? एक्स में जा रही है, एक्स में जा रही है। चलो किस माध्यम से जा रही है? इस बोर्ड के माध्यम से जा रही है। बहुत बढ़िया। तो माध्यम के पार्टिकल ऐसे हैं, मान लो ये माध्यम के पार्टिकल है, ये माध्यम के कण है। जिस माध्यम से ये गुजर रही है वो है माध्यम के कण। तो मैंने लिख दिया माध्यम के ये कण हैं। सर इन माध्यम के कणों से होकर ऊर्जा यहां से वहां चली गई। सर कैसे चली गई? अब देख समझ, उसमें भी गई और इसमें भी गई, इसमें भी गई, ये लो इसमें भी गई यार। क्या गई? ऊर्जा गई। सर ये व्हाइट व्हाइट क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा को कैसे दिखाऊं मैं? तो मैंने तरीका ढूंढ लिया कि यार जो रे होती है, रे प्रकाश की रे, तो वो ऊर्जा ही तो है। तो मैंने ऊर्जा को से दिखा दिया, ऊर्जा उधर जा रही है। ये क्या है सर? लाल लाल माध्यम के कण है, जिस माध्यम से जा रही है। ये माध्यम है तो इसमें जो भी हवा, जो पार्टिकल होंगे वो कण है इसके। बहुत बढ़िया। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, ये जो माध्यम का कण है ये बच्चों स्प्रिंग की तरह, जब इसके पास ऊर्जा आई थी, मान लो ये पीली ऊर्जा है, मान लो ये ऊर्जा का कलर है पीला, ये पीली ऊर्जा है। जब ऊर्जा इसके पास आई इनिशियली मैंने दी तो ये आगे गया और ये स्प्रिंग की तरह पीछे आ गया, आगे पीछे हो गया। ये आगे पीछे गया और स्प्रिंग की तरह कंपन किया। इसने स्प्रिंग की तरह कंपन किया तरंग संचरण की दिशा में, ऊर्जा संचरण की दिशा में। ऊर्जा संचरण की दिशा कौन सी है? एक्स है। ऊर्जा, बस तरंग तो अभी समझ ही नहीं आई। ऊर्जा संचरण की दिशा
ये है, तो कंपन किया ऊर्जा संचरण की दिशा में, ऊर्जा संचरण की दिशा में। तो यदि माध्यम के कण ऊर्जा संचरण की दिशा में ऐसे ऐसे मोशन करें उसी दिशा में, तो इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्घ्य तरंगी। ये क्या होगा? हाँ बिल्कुल, ये भी इधर जाके वापस आएगा, ये भी जाके वापस आएगा, ये भी जाके वापस आएगा। तो ये कण क्या कर रहे हैं? जाते हैं, ऊर्जा दूसरे को देते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। अगले वाले ने ऊर्जा दी, फिर वापस आ गया, वो ऐसे ऐसे करके, समझ रहे हो? बस ऐसे ऐसे हिल रहा है, वो यूं जाएगा, ऊर्जा उसको देगा, वापस आएगा, फिर ये हिल रहा है, ये ऊर्जा उसको देगा, वापस आएगा। कण अपनी जगह पर कंपन करते हैं, कंपन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंपन करते हैं और अपनी सारी ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं, है ना? तो ऐसे ऐसे जब होता है तो इसे बोलते हैं अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल वेव। सर इसमें क्या होता है? इसमें माध्यम के कण ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं, लेकिन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं और ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। सही है? तो हमने कहा कि माध्यम के कण तरंग संचरण या ऊर्जा संचरण के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। फिर से समझो, ऊर्जा को तो जाना है वहां, ऊर्जा हर लाल चीज पर कदम रखते हुए आगे बढ़ी, यहां भी ऊर्जा हर लाल कण पर कदम रखते हुए आगे बढ़ी। यहां पर हर लाल कण ने ऊर्जा की दिशा में कंपन खेला, ऊर्जा की दिशा में कंपन ने किया, इसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्घ्य तरंग। यहां हर लाल कण ने अपनी स्थिति पर, माध्य स्थिति पर कंपन किया, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। क्या बात समझ में आ गई? जल्दी थंब दे दो। अगर किसी का नेट चल नहीं रहा है, फोन खराब हो गया है, तो बेटा आप क्लास से पहले करो ना यार। हाँ, बड़े हो गए, 12वीं पास हो गए, नीट की तैयारी कर रहे हो, छोटे बच्चों की तरह बोलते हो मेरा फोन खराब हो गया। ये तो आपको पहले सोचना आना चाहिए ना, सोचना चाहिए पहले। क्लास अपन ज्वाइन कर रहे हैं तो ठीक है। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया सर। हाँ बिल्कुल, अनुप्रस्थ क्या होती है, अनुदैर्घ्य क्या होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार बन के, इंपॉर्टेंट, लाइट यानी कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है जो अनुदैर्घ्य होती है, जो अनुप्रस्थ होती है। लाइट एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग है, और दुनिया की हर विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, जो अनुप्रस्थ होती है। ठीक है भाई। सागर देवान, आप ये मत सोचो कि ये कण ऐसे ऐसे हुआ तो ऊर्जा कैसे गई। ऊर्जा हर कण को मिली। अब ये जो कण है, ये दो प्रकार की गति करता है, या तो उसकी दिशा में गति करेगा या फिर उसके लंबवत गति करेगा। ऊर्जा अपने आप आगे बढ़ रही है, बस कणों की बात है। अगर कण लंबवत गति करे तो वो लॉन्गिट्यूडनल है, और कण दिशा में गति करे तो वो लॉन्गिट्यूडनल है, और लंबवत गति करे तो अनुदैर्घ्य है। ऐसा मत सोचो कि कण ने ही ऊर्जा दी है उसको, कि कण चाहता तो रोक लेता, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कण चाहता, ऐसा नहीं कि कण चाहता तो रोक लेता, मैं नहीं दे रहा, ऊर्जा तो आगे बढ़ेगी भैया,
बस कण वहीं रहेंगे, कण वहीं रहेंगे। क्या करेंगे रहते रहते? कंपन करेंगे। कैसे करेंगे? दो ऑप्शन है, या तो उसी की दिशा में या उसके लंबवत, बस खत्म। लाइट एक EMW है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, सॉरी, लाइट एक EMW है, विद्युत चुंबकीय तरंग है जो अनुप्रस्थ होती है। तो हमें पढ़ना है क्या? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य, और ये सबको हम वेव चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब अनुप्रस्थ हमें पढ़ना है तो हम पढ़ते हैं अनुप्रस्थ तरंग का समीकरण। अरे चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी, यानी कि प्रकाश, प्रकाश क्या है? EMW। EMW मतलब क्या? अनुप्रस्थ प्रकृति की। तो अनुप्रस्थ तरंग का समीकरण हमें चाहिए, और अनुप्रस्थ तरंग का समीकरण होता है y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। ये अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंग का समीकरण है। सर अनुदैर्घ्य का क्या होता है? अभी नहीं पढ़ना, जब आएगा तो पढ़ेंगे। ठीक है सर, आपकी इच्छा। सर मैं फिर से याद कर लेता हूं कि ये ऊर्जा ऐसे जा रही है x में, ये तरंग संचरण की दिशा, तरंग या ऊर्जा संचरण की दिशा, क्योंकि सर ऊर्जा संचरण की दिशा, तरंग क्या है? ऊर्जा संचरण को ही तो तरंग बोल रहे हैं। और सर माध्यम के जो कण हैं सर ये ऐसे विस्थापित कर रहे हैं खुद अपनी जगह पर। सर माध्यम के कणों को ऊर्जा मिली और इन्होंने विस्थापन, उन्होंने कंपन करना शुरू किया, ऊर्जा तो आगे जाएगी। बस इनको मिली तो इन्होंने दो प्रकार का काम किया। कुछ तरंगे थी जिसमें वो लंबवत वाइब्रेशन करता है, और कुछ तरंगे थी जिसमें वो उसके अनुदिश वाइब्रेशन करता है। लंबवत वाइब्रेशन जो करता है उसे अनुप्रस्थ बोलते हैं, और वही हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तुम्हारी आदत क्या है? तुम इसे वेव बोलते हो, जबकि ऐसा नहीं कि यही वेव है ना। ये वेव हमेशा ऐसा नहीं होता बच्चों। चलो कोई बात नहीं। हाँ, अब ये जो वेव मैंने बनाई है ना, ये जो वेव मैंने बनाई है हमारे सिलेबस में बच्चों, वेव बहुत प्रकार की है। ऊर्जा आगे जाएगी, ऊर्जा अनंत तरीकों से आगे जा सकती है, लेकिन ऊर्जा आगे जाने का सबसे सिंपल तरीका जो होता है वो हम पढ़ते हैं y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। ये सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है। ये क्या होता है मैं आपको बताऊं। अच्छा, ये क्या है ध्यान से समझ। इसका ग्राफ जब तू बनाएगा तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, सिंपल, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझ। अच्छा, अब तरंग के बारे में, वेव के बारे में कुछ बेसिक, ये जो मैंने समीकरण बनाई ना बच्चों, ये y बराबर a साइन ओमेगा t का ग्राफ बनाया मैंने। ये समय के साथ बदलती हुई तरंग है, y बराबर a साइन ओमेगा t, इसका ग्राफ बनाया है। ये दूरी को लैम्डा बोलते हैं। ये तुम्हें पता है, बेसिक जानकारी। क्या पता है कि नहीं बताओ। अच्छा, मैं आपको बताऊं यहां पर y क्या है। y क्या है? y है माध्यम के कण के कंपन की दिशा। ये y है माध्यम के कण के कंपन की दिशा। क्या तुझे बात चमक गई बच्चे? ये जो y है ये है माध्यम के कण के कंपन की दिशा। ये वेव, ये किसका ग्राफ है? आपके लिए, मैं आपके लिए बता रहा हूं। आप वैसे आपको ग्राफ से भी मतलब नहीं बच्चों, इसके ग्राफ में भी अभी आपको मैं बोलूं ना कि ये समीकरण अनंत SHM की कॉमन इक्वेशन है तो आपका दिमाग क्या घूम जाएगा। आप तो ये समझो, हम जो वेव पढ़ेंगे उसका समीकरण ये है और वो ऐसे दिखती है। हालांकि इस स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती है, लेकिन उस गलती का अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपन को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इसका ग्राफ कैसा है, इसके समीकरण क्या है।
इसके वास्तविक समय, इसका वास्तविक ग्राफ क्या है, इससे भी अपन को कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप मोटा मोटा मान सकते हो इसका ग्राफ ये है जो मैंने आपको बताया, सिंपल, y बराबर a sin ओमेगा टी। बस अंतर है सर यहाँ पे ओमेगा टी की माइनस के एक्स प्लस 5 भी लिखा रखा है। सर इसमें तो आपने नहीं लिखा, कोई बात नहीं लिखा तो इस बात को इग्नोर करो, क्योंकि ये बात अपने काम नहीं आने वाली। अपन इस चैप्टर में कुछ और बात काम आएगी तो उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। सर इन पे कब करोगे, जब वेव पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी उतना ही ज्ञान लो जितना सफिशिएंट है। अभी आपको और कुछ नहीं पता, अनुप्रस्थ तरंग के समीकरण पता है आपको, बस खत्म। आपको कोई कह दे कि बताओ ये समीकरण और ये समीकरण सेम है क्या, तो आपकी बुद्धि भी बोल रही है सेम नहीं है, मतलब इनमें कोई तो अंतर है। सर क्या अंतर है, देख क्या, देखो सर इसमें a sin ओमेगा टी के बाद ये खत्म हो गई, सर इसमें ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 भी है। सर इससे ये तो मुझे समझ में आ गया इनमें अंतर है, लेकिन क्या अंतर है अभी मुझे नहीं समझना सर। तो जब आप वेव पढ़ाओगे ना तो बता दोगे आप। ये अच्छी बच्चा है, बुद्धि तो चलनी चाहिए कि अंतर तो है, कुछ तो अंतर है इन दोनों में, इन दोनों में कुछ अंतर है, लेकिन क्या अंतर है सर अभी हम नहीं जानते, अभी हम नहीं जानते। मैं अगर आपको बोलूं ये एसएचएम का समीकरण है, ये वेव का समीकरण है, तो आपका दिमाग फिर चकरा जाएगा, सर ये क्या बोल रहे हो। तो मैं बोल तो रहा हूं आपसे कि मुझे ऐसा बोलना ही नहीं है, मेरे काम का ही नहीं है, ये भी मेरे काम का नहीं है। हम कभी भी इस तरह की तरंग नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें वेव पढ़नी नहीं है, हमें कुछ और पढ़ना है, हमें ग्राफ वाले क्वेश्चन करने ही है, ये तो समझाने के लिए बस, ठीक है। चलिए, तो माध्यम के कण के कंपन की दिशा, बच्चों माध्यम का कण आपको दिख रहा है y दिशा में कंपन कर रहा है, तो देखो क्या y सही है। हाँ सर y सही है, y सही है सर, y की देखो y बिल्कुल सही बात है। चलिए ये देखो ध्यान से, अब ये पूरा जो है, अच्छा ये a क्या है, a क्या है, आयाम। माध्यम के कण के कंपन की दिशा तो समझ में आ गई, y है, लेकिन सर माध्यम का कण अपनी माध्य स्थिति से, माध्य स्थिति बोलते हैं, इसे बोलते हैं मीन पोजीशन, माध्य स्थिति, इसे बोलते हैं मीन पोजीशन, यानी कि माध्य स्थिति। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन कितना हुआ, a, माध्यम के कण का। विस्थापन किसका हो रहा है, माध्यम के कण का। हाँ माध्यम के कण का, माध्यम के कण ही तो सर ऊपर नीचे चलता है, बिल्कुल। तो माध्यम के कण का अधिकतम विस्थापन किससे, माध्यम के कण का मीन पोजीशन से, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमपी, मीन पोजीशन। माध्यम के कण का मीन पोजीशन से अधिकतम विस्थापन, इसे बोलते हैं आयाम। माध्यम के कण का मीन पोजीशन से अधिकतम विस्थापन, शिखर मान, बिल्कुल शिखर बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल अपन ने एसी में पढ़ा था, शिखर मान, इसको आयाम भी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। ओमेगा क्या है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति आप जानते हो बच्चों इसके बारे में, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, या इसको 2 पाई अपॉन कैपिटल टी भी बोलते हैं। इसको 2 पाई अपॉन कैपिटल, क्यों, क्योंकि एफ बराबर 1 अपॉन टी होता है, और कैपिटल टी का मतलब आवर्तकाल होता है। क्या ये जानते हो, एफ बराबर आवृत्ति होता है, आवृत्ति हमेशा हर्ट्ज में नापते हैं, और टी बराबर आवर्तकाल सेकंड में दिया होता है, ठीक है भाई। सही है भाई, चलिए चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये हो गया इतना। अब समझो
के क्या है इसमें, के क्या है? के को बोलते हैं प्रोपागेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक। संचरण नियतांक होता है ये होता है के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा। लैम्डा आप जानते हो तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। चलिए, तरंग का वेग जो होता है वो होता है v बराबर एफ लैम्डा बराबर ओमेगा अपॉन के। ओमेगा और के मैंने फॉर्मूले बता दिए, आप मान पुट करके देख लेना, आपको सेम आंसर मिलेगा। v बराबर एफ लैम्डा, ये बात कर चुके हैं इसलिए मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। बहुत बढ़िया। अब एक बात है, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये इस पूरे को बोलते हैं कला कोण। कला कोण, फेज एंगल। और अगर यदि t बराबर 0 व x बराबर 0 पर कला कोण निकालें, ये जो थीटा के अंदर, मुझे ये भी पता नहीं चल रहा कि आप क्या रिप्लाई देते हो, केवल कमेंट्स देखते हैं। सर जी 4 दिन हो गए, क्लास बिल्कुल भी नहीं चल रही है। सिद्धू पाजी मैं क्या करूं, आप मुझे बताओ। सिद्धू पाजी मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, मुझे बताएं। आप मुझे बताओ क्या कर सकते हैं। क्लास बिल्कुल भी नहीं चल रही है। फोन को रिस्टार्ट कर लो, पावर ऑफ कर दे, ओपन करना क्लास शायद से। भाई मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूं, मुझे आप बताओ। चलो, जिसको प्रॉब्लम आती है ना, मैं आपको एक नंबर देता हूं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप उस पर मैसेज कर दो। मैं आपको एक नंबर देता हूं, आप उस पर मैसेज कर दो, कॉल मत करना, नहीं तो वो ब्लॉक कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 965487 कुशाल सर, इनको आपकी प्रॉब्लम लिख के भेज दो बस, ठीक है। इनको आपकी प्रॉब्लम लिख के भेज दो। कुछ कर सकते हैं तो यही कर सकते हैं, क्योंकि ये वहीं बैठते हैं, ठीक है। मैं आपको यही कर सकता था, मैंने आपको कर दिया। अननेसेसरी करोगे तो ये तुरंत ब्लॉक भी कर देते हैं, इसलिए टाइम पास मत करना, खतरनाक सा है ना। इनको टाइप डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। इनको व्हाट्सएप में चुपचाप मैसेज लिख दो, अपना जो भी आपका रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी जो भी होता हो, आपका कनेक्टेड फोन नंबर क्या है, सब लिख दो, छोटा सा मैसेज भेज दो, ठीक है। नंबर नोट कर लो, मैं मिटा दूंगा फिर। नंबर नोट कर ले, मैं मिटा दूंगा फिर। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता भाई आपके लिए, ठीक है।
ठीक है भाई। चलो अब आप डिस्टर्ब मत करो मुझे, ठीक है। चलिए अब आप प्लीज डिस्टर्ब ना करें। मैंने आपको नंबर दे दिया, इसके बाद कोई बच्चा नहीं करेगा, नहीं तो फिर वो ये बोलेगा कि सर इग्नोर कर रहे हैं। चलिए, हमने कहा ये कलाकोण है, ठीक है। t बराबर 0 x बराबर 0 पुट कर दोगे तो कलाकोण निकालें तो उसे प्रारंभिक कलाकोण बोलते हैं। ये सब बातें मैं वेव्स में नहीं पढ़ाऊंगा, उसे प्रारंभिक कलाकोण कहेंगे। अब बताओ, इसमें अगर t बराबर 0 और x बराबर 0 पुट करोगे तो क्या बचेगा, फाई। तो ये बनेगा फाई। अरे इन दोनों को 0 पुट कर दिया तो अंदर क्या बचा, फाई बचा। तो फाई है ये प्रारंभिक कलाकोण, ठीक है। चलिए, कलाकोण हो गया, प्रारंभिक कलाकोण हो गया, वेव्स के बारे में बात कर ली अपन ने। कहाँ गई, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, तो इस पे बहुत जो है सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक आध क्वेश्चन करा देता हूं। अच्छा, एक और चीज है, तरंग संचरण की दिशा। तरंग संचरण की दिशा ये भी देख लो। तरंग संचरण दिशा, अगर y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव अगर दे रखा है, आपको तरंग संचरण के लिए केवल इन दोनों को देखना है। दिशा क्या होगी, दिशा तो ये है, दिशा बराबर x, जो भी यहां लिखा होगा k के साथ वो दिशा होती है। यार ये सब बच्चे मुझे बार बार, चलो छोड़ो। हाँ, ये दिशा है x, ठीक है। अब ये प्लस x है कि माइनस x है, चिन्ह क्या होगा, चिन्ह कैसे क्या होगा, ठीक है। प्लस x या माइनस x, प्लस x या माइनस x, ये कैसे डिसाइड करें। मैंने आपको हालांकि बता चुका हूं, दूसरी बार बता रहा हूं। ओमेगा टी व के एक्स समान, ओमेगा टी और के एक्स जो है, अगर ये समान चिन्ह के हों तो दिशा नेगेटिव होगी, मतलब माइनस एक्स होगी। और विपरीत चिन्ह के हों, ओमेगा टी व के एक्स विपरीत चिन्ह के हों तो दिशा पॉजिटिव होगी, दिशा पॉजिटिव होगी, यानी कि प्लस एक्स होगी। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई है, ठीक है। यार बच्चों, तुम्हारी स्क्रीन नहीं दिख रही है तो तुम मुझ पे गुस्सा काहे दिखा रहे हो। यहां पर मैं पढ़ाना छोड़ दूं तो मैं तो क्या तुम्हें दिख जाएगी स्क्रीन, मतलब तुम्हारी स्क्रीन में मैं क्या करूं भाई। तुम मुझे काहे पे सर पे चढ़ रहे हो, ऐसे लाल लाल फोटो भेज रहे हो मेरे पास। मैं छोड़ दूं, यहां पे आएगा जो पढ़ा लेगा भाई, इसके बाद चैप्टर छोड़ दूं मैं, फिर उस पर गुस्सा निकालते रहना। वो यहां पे आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, या आपको नंबर दिया है या फिर और प्रॉब्लम है तो वो करेंगे। हाँ, चलो एक क्वेश्चन कर लो। y बराबर 5 साइन 3t माइनस 1.5 y
प्लस 30 डिग्री। y की जगह लिखा यहां पर z बराबर। चलो बताओ इसमें पहले इसका वेग बता दो, दूसरा लैम्डा बता दो, तीसरा प्लस लिख दो, तरंग की दिशा ये बता दो। चलिए मैंने देखा ये दोनों सेम नेचर के हैं, दिशा तो है y, सेम है तो माइनस y। मुझे पता है v क्या होता है, v बराबर ओमेगा अपॉन k होता है। ओमेगा क्या होता है, t का गुणांक, t का गुणांक बटे k क्या होता है, ये y x जो भी हो, या y है तो y का गुणांक, या जो भी लिखा हो उसका गुणांक। t का गुणांक है 3 बटे 1.5, मतलब 2 मीटर पर सेकंड चल रही है। लैम्डा क्या होगा, k बराबर है 1.5 बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा, इससे लैम्डा निकाल लेंगे, खत्म। चलिए आगे की स्टोरी कल शुरू करेंगे। उम्मीद है कल आप परेशान नहीं करेंगे, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा अभी आप लोगों को।